हम आप इकट्ठे काम करेंगे। मैं इंशाल्लाह ये FBR को ठीक करूँगा। इसी कौम से हमने टैक्स इकट्ठा करना है, इसके लिए मुझे आपकी ज़रूरत है। ये नहीं हो सकता कि हम दुनिया में सबसे कम टैक्स दें। ये नहीं हो सकता कि हम लोगों से हाथ फैलाएं और पैसे मांगें। हमने जो एमनेस्टी स्कीम निकाली है, इसको 30 जून तक है, इसका पूरा फ़ायदा उठाएं, क्योंकि 30 जून के बाद आपके बेनामी एहसासे, आपके बिना बैंक अकाउंट, ये सब जब्त हो जाएंगे कानून के मुताबिक। पाकिस्तान में हम 10,000 अरब रुपया आराम से हम टैक्स इकट्ठा कर सकते हैं। हम पैसा इकट्ठा कर लें, हमारे मुश्किल हल हो जाती है। हम अपने लोगों को गुर्बत से निकाल सकते हैं, हम बच्चों की तालीम ठीक कर सकते हैं, अस्पताल ठीक कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं, पाकिस्तान को अपने पैर पे खड़ा कर सकते हैं। एक बड़ा ही मशहूर चाइनीज़ मुहावरा है कि मछली जब सड़ना शुरू होती है तो हमेशा सर से सड़ना शुरू होती है। उसका कहने का मकसद ये हुआ कि अगर आपने कोई भी मस्बत तब्दीली लेके आनी है, कोई चेंज लेके आना है, तो द रूट ऑफ द प्रॉब्लम इज़ ऑलवेज एट द हेड ऑफ इट। अगर टॉप ऑफ द अफेयर्स पे एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स चीज़ें सही हों तो फिर उनको सही राह पे गामजन होना उनके लिए आसान हो जाता है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने यही वादा कौम से किया था, यही उनकी कैंपेन ट्रेल में अगर आप देखें, एंड थ्रू आउट हिज एंटायर करियर उन्होंने कहा कि मैं एहतिसाब पे बिलीव करता हूँ। जब तक जो इक़्तिदार में रहने वाले, टॉप मोस्ट पोजीशंस पे रहने वाले लोग जवाबदेह नहीं होंगे, चीज़ें बेहतर नहीं हो सकती। और ख़ास तौर पे उनकी इस तकरीर में, इस खिताब में उन्होंने गुज़िश्ता 10 सालों के जो हमारे माशी और माली हालात है उसका जायज़ा लिया। एक तरफ पाकिस्तान का 60 सालों का कर्ज़ा, और उसको जब कंपेयर किया गया पिछले गुज़िश्ता 10 सालों से, तो ना हमारे सामने वो तरक्की नज़र आती है और ना ही वो बदलाव जो, अगर हमने इतना कर्जा लिया है तो वेयर इज़ द वेलफेयर एंड द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल। दीज वर सम ऑफ द की क्वेश्चंस दैट ही वाज आस्किंग। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो करप्शन से फ़ायदा उठाने वाले लोग हैं उनकी वेल्थ, उनकी दौलत कई गुना, चौगनी दोगनी बढ़ती चली गई है और उनको अब एहतसाब के कटहरे में लाना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा उन्होंने ये भी ऐलान किया कि कमीशन बनाई जाएगी जिसमें ख़ास तौर पर फोकस इन्हीं मामलात के ऊपर किया जाएगा और ये कमीशन अगेंस्ट करप्शन उनको डायरेक्टली रिपोर्ट करेगी। इस हवाले से उन्होंने क्या कहा, लेट्स टेक अ लुक एट दैट। पहले दिन से उन्होंने अफरा तफरी मुल्क में पहुंचा दी। मुल्क तबाह हो गया, अभी जाने लगा है, मुल्क में ये हो गया, इस गवर्नमेंट को जाना चाहिए, सड़कों पे निकलेंगे, खुद ही दिवालिया निकाल के मुल्क को इधर छोड़ के, और अफरा तफरी पहुंचाई हुई, अखबारों में ये हो गया, तबाही हो गई। हमारे से जवाब मांग रहे हैं, मैं अब इनसे जवाब मांगने लगा हूँ। अभी तक तो मेरे ऊपर प्रेशर था मुल्क को स्टेबल करने का, जिस हम प्रेशर से और मुश्किल से गुजरे। अब अल्लाह का करम है कि पाकिस्तान अब स्टेबल हो गया, मेरे ऊपर से वो प्रेशर उतर गया। अब मैंने इनके पीछे जाना है। मैं अपने लिए एक हाई पावर्ड एक कमीशन बनाने लगा हूं, एक इंक्वायरी कमीशन जिसका एक 1 पॉइंट एजेंडा है। 10 सालों इन्होंने इस मुल्क के ऊपर 24,000 अरब रुपया कर्जा कैसे चढ़ाया। जो जो इक़्तिदार में होंगे ये मेरी कमीशन इनको पूरी तरह इन्वेस्टिगेट करेगी। आगे से जुर्रत ना हो कि इस मुल्क के ऊपर इस तरह उसकी तबाही करे जो ये करके गए। हाई पावर्ड कमीशन के अंदर FIA होगी, IB होगी, ISI होगी, FBR होगी, SECP होगी। सारे वो गवर्नमेंट के इदारे होंगे जो कि ये इन्वेस्टिगेट करेंगे कि इन्होंने इस मुल्क को इस दलदल में कैसे फंसाया है। मुझे कोई ब्लैकमेल करने की कोशिश करे ना, तो बड़ी छोटी चीज़ है गवर्नमेंट जाने की। मेरी जान भी चली जाए ना, मैंने इन चोरों और डाकुओं को नहीं छोड़ना। जो मर्जी आपने करना करे, मैं आज आप सबको बता रहा हूँ, जिसने इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया, इंशाल्लाह मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। If there is one man who can sustain the pressure, it's definitely Prime Minister इमरान खान। उन्होंने कहा कि जी मुझे कोई इस बारे में ब्लैकमेल ना करे या धमकी ना दे कि ये गवर्नमेंट डीरेल हो जाएगी या ये हुकूमत चली जाएगी। उन्होंने यहाँ तक कहा, दिस इज़ अ वेरी बिग क्लेम, कि अगर उनकी जान पे भी बनती है तब भी ही इज़ नॉट गोइंग टू बैक डाउन फ्रॉम होल्डिंग दीज पीपल अकाउंटेबल। सबसे अहम बात जो यहाँ पे की गई कि 24,000 अरब रुपए का जो कर्जा पिछले सिर्फ 10 सालों में पाकिस्तानी अवाम पे, पाकिस्तान की कौम पे लागू किया गया है, इसके पीछे जाना, इसकी ट्रेल, इसकी मनी ट्रेल को फॉलो करना। और इसके बहुत सारे उन्होंने डिटेल्स प्रोवाइड की, जिसमें यहाँ तक भी कहा जाता है कि सिर्फ अगर हम दुबई में देखते हैं तो 10 अरब डॉलर की वहाँ पे पाकिस्तानी प्रॉपर्टीज़ एंड एसेट्स आते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसके लिए क्या हमारा सिस्टम, और ख़ास तौर पर उन्होंने इशारा किया कि इन तमाम फ्रेंडली ममालिक से, इन तमाम अपने सफारती ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए इन ममालिक से डिटेल्स मंगाई जा रही हैं, दैट कैन एक्चुअली प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। लेकिन साथ ही साथ
ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इस बजट का फोकस एहतसाब पे रहा है, एक बहुत बड़ा हिस्सा, एक बहुत कलीदी हिस्सा इस बारे में रहा है, लेकिन इसके अलावा जो बात की जा रही है कि पाकिस्तान का कमज़ोर तरीन तबका है, एहसास प्रोग्राम जो कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने लॉन्च किया, उसमें सबसे जो कमज़ोर तबका है, जिसके पास शायद रहने के लिए घर नहीं है, हेल्थ केयर सिस्टम में या एजुकेशन सिस्टम में उनको इतना फ़ायदा नहीं पहुँचता, उनके लिए भी खुसूस फंड्स मुख्तस किए गए। इसके हवाले से उन्होंने क्या कहा, लेट्स टेक अ लुक एट दैट। पाकिस्तानी वो कौम है जो बदकिस्मती से दुनिया में सबसे कम टैक्स देते हैं, लेकिन उन चंद मुल्कों में से हैं जो सबसे ज़्यादा खैरात देते हैं। हमें अपने आप को तब्दील करना पड़ेगा अगर हम एक अजीम कौम बनना चाहते हैं। रियासती तौर पे इन चीज़ों की ज़िम्मेदारी लेना बहुत अहम है और इसी हवाले से हमने देखा कि एहसास प्रोग्राम है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये जो वादे किए गए हैं, जो एतमाद है अवाम का, वो तो इस हुकूमत पे और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के साथ है, लेकिन उनका क्या रद्द अमल आया और क्या एक्सपेक्टेशंस थी आने वाले बजट से। हमने दोनों हवालों से लोगों से कमेंट्स लिए जब बजट आने वाला था। जिस तरह के हम देख रहे हैं कि महंगाई का एक तूफ़ान है, लोगों को ये लग रहा है कि मज़ीद टैक्स नेट को बढ़ाने के कोई ख़ास इक़दाम नहीं किए गए हैं, बल्कि जो ऑलरेडी टैक्स पेइंग तबका था, जो आपके सर्विसेज टैक्स थे या बाकी चीज़ों पे, यूटिलिटीज़ पे टैक्सेस थे, उनको मज़ीद बढ़ाया गया है। क्या ये रद्द अमल सही है? लोग इस बारे में क्या सोच रहे हैं? आइए आपको दिखाते हैं पब्लिक ओपिनियन अबाउट फेडरल बजट 2019। मुल्क का कर्जा उतारने वाले के लिए ये सारे टैक्स लगाए जा रहे हैं, तो इसके बगैर कोई चारा ही नहीं है। पाकिस्तान में कुछ में सिर्फ एक पाकिस्तान के पास जो ऊपर चढ़ा हुआ कर्जा है, इससे उतारने के लिए अवाम की चमड़ी है। अभी तो मिडिल क्लास ख़त्म ही हो रही है, तकरीबन ख़त्म हो गई है ना। इससे मैं ये मुझे नहीं समझता कि अवामी दो बजट थी। ये बजट भी अमीरों का है, ये मुल्क भी अमीरों का है और सारे मामलात अमीरों के बस। इस बजट नहीं तो नेक्स्ट बजट इंशाल्लाह जो है तो वो अवाम दोस्त है, उसमें काफ़ी फैसिलिटीज़ जो हैं अवाम को मिलेंगी। अवाम को समझ ही नहीं आ रही कुछ भी अपने बारे में, क्या करना है क्या नहीं, महंगाई इतनी है, कुछ भी नहीं हो रहा है। हमारी ईद तो हकीकत सही से गुजरी नहीं है बच्चों के साथ, जिस तरह हम गुजारना चाहते हैं, गुजारी थी जो पिछली ईदें हैं, बच्चों के साथ बड़े इंजॉय के साथ गुजारी, इस तरह नहीं गुजारी है। इतना महंगाई कर दिया, गरीबों का जीना इतनी महाल कर दिया है। हर एक चीज़ पे सेल टैक्स लगा रहा है, अपने जेब भर रहे हैं, इससे हमारा कोई उम्मीद नहीं है। कुछ समझ नहीं आ रहा, बाजार जाते सामान लेने इतनी मतलब आमदनी नहीं है जितने खर्चे हुए हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मुश्किल वक्त है, महंगाई का तूफ़ान हमारे सामने है और ख़ुसूसन जिस तरह कहा जा रहा था कि रमज़ान के बाद, ईद के बाद लोगों को शायद ये पिंच ज़्यादा महसूस होगा इस वक्त की सूरत हाल में। लेकिन ये बात मेरे ख्याल में खुशाइन है कि तमाम लोग अपनी ज़िम्मेदारी को समझते हैं। इसी तकरीर में, इसी खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि वॉलंटरली पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस ने डिस्पाइट द सिक्योरिटी चैलेंजेस दैट वी हैव, और इसके बावजूद भी कि हम देखते हैं कि रुपए की कदर डॉलर के मुकाबले में गिरी है, जो कि जाहिर सी बात है हमारा दिफाई जो प्रोग्राम है, दिफाई जो हमारी इक्विपमेंट्स हैं, जो चीज़ें लानी होती हैं, उसमें एक आपको डेफिसिट ऑलरेडी नज़र आएगा, यानी उनकी जो ख़रीदने की कुव्वत है वो कम हो जाएगी। इसके बावजूद हमने देखा कि दे हैव टेकन अ वॉलंटरी कट बैक, यानी हमारे डिफेंस बजट में हम देख सकते हैं कि देयर हैज़ बीन अ कट बैक। दूसरा, हम ये भी दिखा सकते हैं कि तमाम लोगों ने अपनी ज़िम्मेदारी को कबूल करते हुए, चाहे वो पार्लियामेंट में हों, जजेस हों हमारे, या आर्म फोर्सेस हों, पीपल हैव एक्चुअली नॉट पुश फॉर अनदर सैलरी हाइक। सिर्फ ग्रेड 16 तक के लोगों की 10% सैलरी बढ़ी है, उससे अबव जितने ग्रेड ऑफिसर्स हैं उन्होंने इस दफ़ा अपनी तनख्वाहें उनकी नहीं बढ़ी। हुकूमती अखराजात को कम किया गया है और ये तमाम दे सीम लाइक स्टेप्स इन द राइट डायरेक्शन। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, इसके बाद आगे मजीद बात करेंगे कि ये जो वक्ती मुश्किल से हम गुजर रहे हैं, जाहिर सी बात है महंगाई है, पीपल आर गोइंग टू फील द पिंच, टैक्सेस भी बढ़ेंगे, क्या ओवरऑल एंड इन द लॉन्ग टर्म दिस इज़ गोइंग टू हेल्प पाकिस्तान, और वो जो करेक्टिव मेजर्स हम करना चाह रहे हैं, क्या हम सही राह पे अब गामज़न हैं? इस पे बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
जी जनाब, वर्ल्ड कप में हम देख रहे हैं कि ये जो बादल हैं इनसे भी एक मैच जारी है और कभी कभार वो पाकिस्तान के लिए सूरत हाल बिगाड़ सकते हैं। बहुत सारे ऑनलाइन इसके ऊपर भी तबसरे हो रहे हैं। लोगों ने कहा कि जी आप सिर्फ शवाल का चांद के ऊपर अपनी साइंस ना आजमाया करें, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को ये भी देखना है कि उनके मैचेस जिन डेट्स पे रखे गए हैं उस पर वेदर फोरकास्ट क्या थी, क्या ये एक नई कॉन्स्पिरेसी है। दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि जी पाकिस्तान के हवाले से जो हमेशा कहा जाता है कि अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे किसी भी समंदरी आफत से पाकिस्तान की साहिली पट्टी महफूज रहती है, तो उम्मीद यही करनी चाहिए कि ये आने वाला तूफ़ान भी हम इससे महफूज रहें। लेकिन साथ ही साथ जो हमारे पॉलिटिकल सिनेरियो में ऐसा लग रहा है कि जो बादल मंडला रहे हैं, जो तूफ़ान की तवक्को है, उसके ऊपर भी लोगों ने नजरें लटकाई हुई हैं। लोगों को कहना है कि ऑफकोर्स टैक्सेस की सुनामी तो आ गई है जिसकी वजह से लोग थोड़े परेशान हैं। अभी आपने पब्लिक ओपिनियन भी सुना, लेकिन अब ज़रा तलाल चौधरी साहब की तरफ बढ़ते हैं और ये जो ताज़ा तरीन गिरफ्तारियाँ हुई हैं और बजट पे भी उनका रद्द-ए-अमल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम तलाल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। सबसे पहले आपका रद्द-ए-अमल जानना चाहूँगी। 2019 का ये जो बजट पीटीआई की हुकूमत ने अपना पहला बजट पेश किया है और यकीनन इसमें हम देख सकते हैं कि पार्लियामान समेत और वज़रा समेत लोगों ने अपनी सैलरीज़ में कटौती को, अपनी आमदन में कटौती को कबूल किया है। ये तो बड़ी खुशाइन बात लगती है, लेकिन इसके बावजूद बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का कहना है कि इस बजट को पास नहीं होने देंगे। आपका ज़ाती क्या रद्द-ए-अमल है इसके ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वैसे मैं तो जी कल से इस बजट को देख रहा हूँ कि इसमें शायद कोई अच्छी चीज़ मिल जाए। मुझे तो अभी तक नहीं मिली, शायद आपको मिल जाए। और बजट आप देख लें कि कहा करते थे कि जी बड़े कम टैक्सेस लगे होंगे, यहाँ पर आपको पेट्रोल, आपका मोबाइल के बिल, आपके घर के एक्सपेंडिचर, महंगाई ये बिल्कुल नहीं हुआ करेगी। लेकिन यहाँ पर जो टैक्सेस हैं वो तकरीबन 1500 अरब के जायद इकट्ठे करने का टारगेट बनाया गया। लेकिन ये भी तो देखिए ना, आप पता नहीं अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं या पाकिस्तान के लोग तो नहीं बनेंगे अब मजीद, कि आपने पहले टारगेट रखा था 4400 अरब और आपसे 4400 अरब जो है वो इकट्ठा नहीं हुआ। 4000 अरब आपने इकट्ठा किया। वही जो पहले मुस्लिम लीग नून ने 1900 अरब से तकरीबन 5 साल में डबल कलेक्शन कर दी थी, 4000 अरब तक ले गई थी। आपसे तो उससे 10% उसमें इजाफा नहीं हुआ। अब आपने 36% उसमें इजाफा प्रपोज कर लिया है, यानी तकरीबन 1500 अरब आप कहते हैं और इकट्ठा करेंगे। जो 4000 से 4400 अरब नहीं कर सके, वो 4000 से 5500 अरब कैसे करेंगे? तलाल साहब, बड़ी ये सबसे पहली बात। दूसरी इंटरेस्टिंग बात यह है तलाल साहब के कहा यह जा रहा है, कल जो वजीर आजम साहब ने खिताब से उसमें उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल ऐसा ही है कि घर का सरबराह घर को खसारे में ले जाए और उसके बाद जवाबदेही करे कि जी बताइए पैसा कहाँ गया। उनका ये कहना है कि जो बार बार आप लोग ये सवालात कर रहे हैं, गुज़िश्ता 5 साल की हुकूमत के बाद आप 9.5 महीनों को या 10 महीनों को इस तरह बारीकी से उसको जांचने की कोशिश करते। लेकिन मुझे ये बताइएगा, ये जो गिरफ्तारियां अमल में आई हैं इसको आप किस तरह देख रहे हैं? क्या ये लिंक देखते हैं आप इसको बजट से किसी तरह से? देखिए, असल बजट डॉक्यूमेंट जो था वो चेयरमैन नैब का इंटरव्यू था। असल में वो बजट पॉलिसी थी, बजट कैसे पास होगा, बजट किस किस्म का होगा, क्योंकि उसी इंटरव्यू से पता चला कि बजट जो है उसमें कोई ऐसी चीज नहीं होगी, बल्कि उसमें लोगों के लिए महंगाई और होगी, लोगों की और जिंदगी तंग होगी, कोई अच्छी चीज उसमें नहीं होगी। सो ऐसे बजट से नजर हटाने के लिए और फिर इस तरह का बजट पास करवाने के लिए जब आपके पास ना अक्सरियत हो ना आपके पास अहलियत हो, तो फिर चेयरमैन नैब का इंटरव्यू जो था वो बजट के बारे में था कि उसको पास करवाने के लिए फिर हम अपोजिशन के लोग पकड़ लेंगे, कोई रिमांड पे होगा, कोई जेल में होगा। और अगर अपोजिशन के बड़े रहनुमा असेंबली में नहीं होंगे तो सबसे पहला हक तो उनका है तनकीद करने का, क्योंकि वो पाकिस्तान के बड़े एक जो क्या लोग हैं उनको वो नुमाइंदगी कर रहे हैं। और अगर अपोजिशन का रहनुमा और अपोजिशन लीडर को आप पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में गिरफ्तार कर लेंगे बजट के दिनों में, तो क्या मैसेज दे रहे हैं? लेकिन तलाल साहब, एक पब्लिक ओपिनियन गया है, जिस तरह आपने देखा कि नोबडी हैज रियली टेकन टू द स्ट्रीट्स। इसमें मेरे ख्याल में जो रिस्ट्रेंट की पॉलिटिक्स अगर PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना रही है तो उस पर आपको सराहना चाहिए, बिकॉज इट्स अ वेरी सेंसिटिव टाइम फॉर पाकिस्तान। लेकिन फिर भी अगर इसको दूसरे तनाजुर में देखते हैं, ऐसी कोई स्ट्रीट एजिटेशन हुई नहीं, लोगों ने प्रोटेस्ट नहीं किया इन लोगों की गिरफ्तारियों के खिलाफ, तो क्या ये तासुर सही होगा कि लोग शायद इन गिरफ्तारियों से खुश हैं
और जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का बयानिया है कि जी एहतसाब का अमल लाना होगा, और कभी पाकिस्तान में एक आम आदमी ने नहीं सोचा था कि बड़े बड़े लोगों को भी एहतसाब के कटहरे में लाया जाएगा, तो उस हवाले से पब्लिक ओपिनियन PTI के साथ है। आप इसको कैसे देखते हैं, और ख़ास तौर पर आप PMLN का इस वक्त क्या अब आपकी हिकमत अमली क्या होगी? देखिए, इस बजट के बाद मेरा ख्याल है जो आम पाकिस्तानी हैं उनको अगर कोई उम्मीद थी तो वो भी ख़त्म हो गई होगी, और बजट में ढूंढने से कोई चीज़ नहीं मिलती कि किसी की गरीब आदमी के लिए कोई गैस या बिजली सस्ती कर दी गई है, या किसी मजदूर या किसी दुकानदार या किसी रेडी वाले के लिए, किसी काश्तकार के लिए कोई उसमें अच्छा पैकेज दे दिया गया है। सो इस बजट के बाद तो अपोजिशन की जिम्मेदारी और बढ़ गई है, और इस वक्त ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह तमाम ज्यादा से ज्यादा रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया जाए, ताकि ये तहरीक की शक्ल इख्तियार ना करे, ये जो इनकी नालायकी और नाहली है, और इस वक्त जो जिस तरह की महंगाई है। सो ये इनकी कोशिश है, लेकिन मेरा ख्याल है इस तरह अगर निज़ाम चलता, और अगर तो इस तरह ये हुकूमत के बीच जेल भर के या चंद रहनुमाओं को पकड़ के ये कि लोग सेटिस्फाई होते हैं, तो मेरा ख्याल है ये इनकी गलत फहमी है। लेकिन फिलहाल साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू देयर, यहाँ पे ज़रदा बयान मुझे याद आ रहा है, उन्होंने कहा कि जी गिरफ्तारियाँ तो जमहूरियत का हुस्न है। फिर दूसरी तरफ हमने कायरा साहब की भी बड़ी एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट सुनी कि जी कभी कभार हुकूमतों को सिर्फ अपने जो उनकी स्ट्रैटेजी आजकल चल रही होती है उसके ऊपर ये एहसास दिलाने के लिए कि वो इतनी पॉपुलर नहीं है, हम स्ट्रीट्स में निकलते हैं, लेकिन प्रोटेस्ट करने का राइट हमारे पास है। इस प्रोटेस्ट का हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि हुकूमत गिर जाएगी। अब ये बहुत ही मुख्तलिफ बातें हैं, क्योंकि पहले ईंट से ईंट बजाने की बात की जा रही थी, हुकूमत को गिराने की बात की जा रही थी, और अगर माजी में देखा जाए तो एवरी टाइम अ पॉलिटिकल पार्टी हैज़ टेकन टू द स्ट्रीट्स तो इसको कहा जाता है कि जी जमहूरियत खतरे में है। लेकिन इस वक्त ये कहा जा रहा है कि जी हम सिर्फ पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे और नज़रसानी कराने की अपील करेंगे हुकूमत से अपने लाए अमल पे। आप इन बयानियों को कैसे देख रहे हैं? देखिए जी, हमने हमेशा अपना केस जो है वो अदालतों में अपना केस लड़ा है। अगर हम समझते हैं कि एक अदालत से हमारे खिलाफ फैसला आया तो दूसरी अदालत में गए। हमने अदालतों में अपना केस कानूनी तौर पर और इसी तरह सियासी तौर पर भी ये केस जो है वो पाकिस्तान की गली मोहल्लों में भी लड़ा है। सबसे पहले तो अपने इंसाफ तो बाद में मांगेंगे, अभी तो हम इंसाफ मांग रहे हैं काजी फायज ईसा के लिए। अल्लाह करे पाकिस्तान के वो जज साहिबान, पाकिस्तान के बड़ी अदालतों के वो जज साहिबान, उनको इंसाफ मिले, वो अपनी सीटों पर कायम दायम रहें ताकि आम पाकिस्तानी को भी इंसाफ मिल सके। हमने पहले भी हमें तारीख ने भी ये साबित हुआ है, हम बहुत बड़ी सजाएं हुई, हेलीकॉप्टर केस ले लें, त्यारा साजिश केस ले लें, फिर जलावतनियां भी हुई, अटक किला भी हुआ, 21 साल की नाहलियां भी हुई। आज देख लें कि वो कहाँ सब कुछ गया। ये भी इंशाल्लाह वक्त बदलेगा, और तारीख जो है वो ना आपने लिखनी है, ना पैमरा वालों ने लिखनी है, ना नैब ने लिखनी है, तारीख अपने आप को खुद लिखती है। बहुत बहुत शुक्रिया दलाल साहब हमारे साथ मौजूद होने का, और जिसने खुद कहा द ओनली थिंग कांस्टेंट इज चेंज। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे बजट पे और इन्हीं मुल्की मामलात पे, सियासी मामलात पे मजीद बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और यकीनन हम बात कर रहे हैं बजट 2019 के हवाले से। सबसे पहले इसके हवाले से हमारे पास एक रिपोर्ट भी मौजूद है जो आपको चीदा चीदा नकात जो इसके सेलियन फीचर्स है वो दिखाएगी, और उसके बाद हमारे साथ आज भी लाइन पे मौजूद हैं शहबाज गिल साहब, हुज अ स्पोक्स पर्सन फॉर CM पंजाब, PTI से आपका ताल्लुक है। अभी अस्सलाम वालेकुम शहबाज साहब, आपसे भी हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले अपने नाजरीन को एक रिपोर्ट बजट 2019 के हवाले से दिखा दें। टैक्सेस से भरपूर माली साल 2019-20 का विफाकी बजट पेश। बजट का हजम रवां साल के बजट से 30% जायद रहा। 22 अरब रुपए है, जो कि जारी माली साल के नजरसानी शुदा बजट 5385 अरब रुपए के मुकाबले में 30% ज्यादा है। माली साल 2019-20 के लिए वफाकी आमदनी का तखमीना 6717 अरब रुपए है, जो कि 2018-19 के 5661 अरब रुपए के मुकाबले में 19% ज्यादा है।
विफाक की आमदनी का अंदाजा रवां साल की निस्बत 19% जायद लगाया गया। NFC के तहत सूबों को 32 खरब 55 अरब रुपए मिलेंगे। हुकूमत की कुल आमदनी का तखमीना 34 खरब 62 अरब रुपए है। वफाकी रेवेन्यू कलेक्शन में से 3,255 अरब रुपए 7वीं NFC अवार्ड के तहत सूबों को जाएंगे। माली साल 2019-20 के लिए नेट फेडरल रिजर्व्स की मद में 3,462 अरब रुपए का तखमीना है, जो कि जारी माली साल के 3,070 अरब रुपए के मुकाबले में 13% ज्यादा है। दिफा के लिए 1150 अरब रुपए रखे गए हैं। सालाना तरक्याती प्रोग्राम का हजम 1800 अरब रुपए से जायद है, जिसमें विफाक का बजट 925 अरब रुपए होगा। तालीम और सेहत के लिए 93 अरब रुपए, आला तालीम के लिए 43 अरब रुपए, 2 डैम्स की तामीर के लिए 41 अरब रुपए, तवानाई के लिए 80 अरब, ज़राअत के लिए 12 अरब रुपए रखे गए हैं। जबकि वजीर आजम के यूथ प्रोग्राम के तहत नौजवानों को 100 अरब रुपए के कर्जे दिए जाएंगे। जी जनाब, कि आपने सेलियन फीचर्स बजट 2019 का को देखा और यकीनन इस पे हम बात कर रहे हैं। लोगों को इसको अभी डिसाइफर करने में वक्त लगेगा जिस तरह के इसकी इम्प्लिकेशंस आएंगी, लेकिन जो एक अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि शायद टैक्सेस बहुत बढ़ेंगे, आने वाले दिनों में महंगाई बहुत बढ़ेगी, इस परसेप्शन को PTI की हुकूमत किस तरह उसको मात देगी, किस तरह लोगों को बताएगी कि ये वक्ती मुश्किल है, इस पर हम बात करना चाहेंगे। शहबाज साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। एक जो तासुर दिया जा रहा था कि बड़ा मुश्किल बजट है, IMF का डिक्टेटेड बजट है, इस रद्द अमल पे आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, हमें इस बात पहले तो समझनी पड़ेगी कि कोई भी जो गवर्नमेंट होती है वो जब बजट बनाती है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट, तो हमेशा ऐसा बजट देना चाहती है जिससे। हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। जी, अभी आपको मेरी आवाज आ रही है? थोड़ा सा अगर मेरी टेक्निकल टीम इनका वॉल्यूम बढ़ा सके। जी, तो मेरी आपकी खिदमत में अर्ज है कि जो भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट होती है जब कोई बजट बनाती है जी, तो हमेशा वो ऐसा बजट बनाना चाहती है जो पॉपुलर हो, जो आवाम इसे पसंद करे। सही। कभी भी हमारी गवर्नमेंट क्यों चाहेगी, पहली बात क्या है, IMF के पास जाएं। दूसरी बात, हम क्यों चाहेंगे कि हम कोई मजीद टैक्स लगाएं। तीसरी बात, हम क्यों चाहेंगे कि कोई भी चीज महंगी हो। लेकिन मुझे आप बता दीजिए कि अगर एक मुल्क का टोटल खर्चा 6,000 अरब हो और उसमें से 3,000 अरब आपने सिर्फ और सिर्फ जो है वो सूद की मद में वापस करना हो, 29 अरब, तो कहाँ से लाएंगे आप वो पैसा? सही। अगर आप ये बजट बना रही हो या कोई और बना रहा हो, तो आप बताइए कि जब 6,000 अरब जो है वो टोटल आपका खर्चा है मुल्क का। शहबाज साहब, वहाँ तक तो मेरे ख्याल में सब लोग इस बात से एग्री करते हैं कि खर्चों को हमने कम करना है, आमदन को बढ़ाना है, लेकिन जहाँ टैक्सेस की बात की जा रही है, लोग कह रहे हैं कि टैक्सेस की शरह बढ़ाई जा रही है, विच बेसिकली मीन्स कि जो ऑलरेडी लोग टैक्स दे रहे हैं उनसे मजीद टैक्स स्क्वीज आउट किया जा रहा है। लेकिन अभी तक बजट में एटलीस्ट जितने मुबस्सरीन को मैंने इस पर बात करते हुए, तबसरा करते हुए देखा है, किसी ने इस तरफ इशारा नहीं किया कि टैक्स का जो ब्रॉड बेस है उस बेस को ब्रॉडन करने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं ताकि और लोग मजीद टैक्स देना शुरू कर दें। जी, अभी आप मुझे अगर पूरी तरह से जवाब देने देंगे तो मैं तभी आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि टाइम सवाल रिपीट होगा तो फायदा नहीं होगा। मुझे पहले एक दफा जवाब देने दीजिए जो मैं कोशिश कर रहा था आपको। वो ये है, देखिए कि जब आपका 6,000 अरब आपका खर्च है, उसमें से तकरीबन 2900 अरब के करीब आपने पे करना है सूद। आपके यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि बहुत बड़ा बजट जो है वो डिफेंस ले जाता है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। उनका बजट आप देखते तो वो 1200 अरब के करीब है। तो आप अपने डिफेंस से डबल ट्रिपल पे जो है वो, और ये क्यों दे रहे हैं सूद में? ये आपकी माजी की हुई गलतियां हैं, आपकी माजी के किए हुए जो ब्लंडर्स हैं पिछली गवर्नमेंट के, जिस तरह पे लूटा उन्होंने और इस कदर कर्जा लिया कि आज उसके सूद में हमारा आधे से ज्यादा बजट चला जाता है। जी। अब आपने बात की टैक्स बेस को ब्रॉड करने की। जी। देखिए, कुछ चीजें होती हैं उनको वक्त लगता है, ओवरनाइट आप उन्हें नहीं कर सकते। आपने मुल्क चलाना है। अब आप ये तो नहीं कर सकते कि कहें कि इस दफा आप टैक्स बेस ब्रॉड करेंगे, लेकिन जो पहले टैक्स का निजाम है उसको हम खत्म कर रहे हैं और इसकी बेस को ब्रॉड करेंगे। सही। अब अगर वो टैक्स कलेक्ट ना हो फॉर एनी रीजन, तो आपने मुल्क कैसे चलाना है?
तो आपने एक बजट बनाया है जो PTI का पहला बजट है, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप देखें तो तकरीबन 5500 अरब का हमने टैक्स कलेक्ट करना है। अच्छा शहबाज साहब, क्योंकि मेरे पास वक्त कम है, मैं आपसे एक आखिरी सवाल जरूर करना चाहूंगी कि ये जो गिरफ्तारियां अमल में आई हैं, हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियां हैं, इसको जाहिर सी बात है एहतसाब का जो नारा है, जो आपका विजन है PTI का, उसके साथ लिंकअप किया जा रहा है। लेकिन कुछ लोगों का ख्याल ये भी है कि शायद ये बजट की से डिस्ट्रैक्शन की एक टैक्टिक भी हो सकती है। दूसरा ये भी कि लोगों ने कहा कि आने वाले दिनों में मजीद मुश्किलात आ सकती हैं, क्योंकि ये जो गिरफ्तारियां अमल में आई हैं, इनके अगर जो सपोर्टर्स हैं, इनके जो हामी हैं, अगर स्ट्रीट्स पे निकल आते हैं, ये आपकी हुकूमत के लिए मुश्किलात क्रिएट कर सकेगी। क्या आप इस इस पर्सपेक्टिव को बाय इन करते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो मैनेज करने के लिए PTI की हुकूमत क्या इकदाम करेगी? जी देखिए, दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। पहले तो मैं उस सवाल को क्विकली आंसर कर दूं, वो ये कि नई टैक्स बेस हम बिल्कुल प्लॉट कर रहे हैं, उसके इकदाम भी ले रहे हैं, और वो आपको इस साल में इंशाल्लाह होते नजर आएंगे। और आने वाले सालों में चीज होगा वो, और जो लोग पहले टैक्स दे रहे हैं उनके ऊपर मजीद बोझ नहीं आया करेगा। लेकिन ये सब कुछ जो मैस हुआ है इसको ठीक करने में थोड़ा वक्त लगेगा। अच्छा, दूसरा आपका सवाल है कि ये गिरफ्तारी, देखिए हमारी गवर्नमेंट का सिर्फ एक फर्क है कि दूसरी गवर्नमेंट होती थी वो लूटने के लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट चाहती थी, और उस कंड्यूसिव एनवायरनमेंट के लिए वो अपोजिशन के साथ मिलकर नूरा कुश्ती करती थी और रियासती इदारों को प्रेशराइज करती थी, ना अपोजिशन का इंतजाम करने देती थी, ना वो अपना करने देती थी। सही। हमारी गवर्नमेंट का फर्क ये है कि हमारी गवर्नमेंट किसी रियासती इदारे को प्रेशराइज नहीं कर रही जो अपोजिशन का या हमारा एहतसाब ना करे। एहतसाब का अमल जारी है, आसमान गिरता है तो गिर जाए, क्या चीज गिरती है तो गिर जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज साहब, थैंक यू फॉर रीइटरेटिंग कि एहतसाब का अमल जारी रहेगा। अनफॉर्चुनेटली वक्त मेरे पास इतना ही है। एक छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, वापस आएंगे, प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। देखते रहिए आज पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और अब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं चौधरी मंजूर साहब फ्रॉम द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर, अभी थोड़ी देर पहले मैं तलाल चौधरी साहब से बात कर रही थी और रद्द अमल ले रही थी बजट 2019 के ऊपर। सबसे पहले आपसे भी यही सवाल करना चाहेंगे कि लोग कह रहे हैं, कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट और ऑनलाइन भी, कि शायद ये जो गिरफ्तारियां अमल में आई हैं इसकी टाइमिंग और बजट की टाइमिंग को देखते हुए कोई लिंकेज है, ये कोई डिस्ट्रैक्शन टैक्टिक भी हो सकती है। आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल यही है, लेकिन मैंने तो यही कहा है कि अगर आपने कर लिया है गिरफ्तार तो फिर सारे मसले हल हो जाने चाहिए ना। सही। अब तो डॉलर को नीचे आ जाना चाहिए। पेट्रोल की कीमत वो कहते थे कि 46 रुपीज़ होगी, PTI के उस वक्त के लोग कहा करते थे। गैस की कीमतें सबसे साउथ एशिया में बल्कि एशिया में सबसे ज़्यादा हैं, वो नीचे आ जानी चाहिए थी, और बाकी महंगाई की चीज़ें। लेकिन उसके तो उलट हो गया, आपने गिरफ्तार भी कर लिया और फिर उसके बाद आपने आम आदमी को मार दिया। आटा, चीनी, घी, दालें, हर चीज़, सब्जी, हर चीज़ महंगी कर दी आप लोगों ने। अब मुझे सीमेंट, सरिया, अब कल मैं देख रहा था कि कोई एक ऐसी मतलब एडिबल आइटम नहीं है, खाने पीने की चीज़ नहीं है जिस पे टैक्स नहीं लगा। और आप यकीन करें, जो आम आदमी है उसका 80 से 90% बजट इन चीज़ों में जाता है। जो जिसने डेली आटा खरीदना है, चीनी खरीदनी है, जिसने घी खरीदना है, वो तो मारा गया ना। चौधरी साहब, लेकिन आप इस बारे में क्या कहेंगे कि राइट बिफोर द बजट कई लोग ये बात कर रहे थे कि भाई महंगाई बहुत ज़्यादा है और आम आदमी परेशान है। जो पब्लिक सेंटिमेंट शायद PTI की हुकूमत के अगेंस्ट हो रहा था, क्या आप समझते हैं कि अभी तो शायद हम एक बहुत ही मायोपिक व्यू के साथ, या एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि जी गिरफ्तारियाँ एक डिस्ट्रैक्शन टैक्टिक है, लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप देखें कि PTI का हमेशा से जो मौक़िफ़ रहा है, जो उनके लिए एक सेंट्रल पिलर रहा है उनकी तमाम कम्युनिकेशन का, वो एहतसाब का अमल है। इस चीज़ को लिंकअप करके, इन गिरफ्तारियों को अमल में लाकर, क्या आप समझते हैं कि उनका एक कनेक्ट था पब्लिक के साथ, उसको बड़ा स्ट्रेंथन किया गया है? नहीं, एहतसाब का मतलब ये नहीं है कि इमरान खान ने गिरफ्तार करना है। उसकी रात वाली स्पीच भी बिल्कुल एक फजूल स्पीच थी। उसमें क्या कहा है लोगों को? पहले लोगों के जख्मों पे नमक छिड़कर फिर ऊपर से धमकियां दे रहे हैं आप लोगों को, और आप अपोजिशन को। एहतसाब क्या इन्होंने करना है?
तो अगर इन्होंने करना है तो फिर ये एहतसाब का ये जो तमाशा है, ये जो ड्रामा है, इसको बंद हो जाना चाहिए। उस ऑफिस को बंद करे अपने मतहत। तो प्राइम मिनिस्टर ने रात को कह दिया कि मैं खुद भी एहतसाब करूंगा, मैं अपना कमीशन बना लूंगा। तो फिर ये सारे तमाशे बंद कर दें, क्योंकि जितनी भी डिसेंटिंग वॉइसेस हैं, वो मीडिया में हो, वो पॉलिटिक्स में हो, जो वो सिविल सोसाइटी में हो, वो इवन अदलिया में हो, तो वो तो काबिल कबूल नहीं ना इनके लिए। तो वो एक एक करके उनके खिलाफ खामोश करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ये काम इससे पहले अयूब खान ने किया, यही काम इससे पहले ज़ियाउल हक ने किया, फिर याह्या खान ने किया, फिर मुशर्रफ ने किया। क्या वो कामयाब हो पाए? अल्टीमेटली उन्हें अवाम के गैज़ो गज़ब का सामना करना पड़ा। आप लोगों के साथ तभी रह सकते हैं जब लोगों को कोई सहूलतें देंगे, तो आप ऐसे तो नहीं लोगों के साथ कनेक्ट रह सकते। सही। तो ये सारी क्या चीजें कहेंगे इस बारे में कि लोगों ने जैसे एक इंडिया दिया जा रहा था कि ईद के बाद पीपल विल टेक ऑन टू द स्ट्रीट, स्पेशली जो अपोजिशन जमातें हैं, शायद वो अपनी स्ट्रीट पावर यूज़ करेंगी। कायरा साहब ने भी एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि जी हमेशा ये अमल, यानी लोगों की प्रोटेस्ट का अमल, ये पॉलिटिकल प्रोटेस्ट सिर्फ इसलिए नहीं होती कि आपने जमहूरियत को डिरेल करना है। उसका बेसिक अमल ये होता है कि जो हुकूमत वक्त है वो अपना भी मुआयना करे, अपने लाए अमल को भी एक दफ़ा रिव्यू करे कि क्या वो सही सिमत में जा रही है या नहीं। आप समझते हैं कि ये टैक्टिक कामयाब होगी एंड द ऑपोजिशन इज गोइंग टू टेक टू द स्ट्रीट्स? नहीं, देखिए ना, अगर बड़ा सिंपल सी फार्मूला है, अगर ये हुकूमत अपने किए हुए वादे नहीं पूरे करती, ये टैक्स बेस को बढ़ाने के बजाय इन्होंने लोगों पे फिर वही इनडायरेक्ट टैक्सेस की भरमार कर दी है। ये तो कहते थे टैक्स बेस बढ़ाएंगे, बाहर से डॉलर्स की बारिश होनी थी, नहीं हुई। जो चीज़ों की कीमतें ये कह रहे थे, ये इनका, मैं कल देख रहा था पीटीआई का 14-15 के बजट पे, इन्होंने कहा था कि 30% बिजली की कीमतों में कमी करेंगे। इन्होंने कहा था कि हम जो सेल्स टैक्स है उसको 15% से कम करके लेकर आएंगे 10% पे, और कल इन्होंने और बढ़ा दिया, हर चीज़ पे बढ़ा दिया। सो ये अगर नहीं करते उस पर अमल दरामद, तो क्या लोगों को सजा देने के लिए गवर्नमेंट का जारी रहना जरूरी है? बिल्कुल नहीं है। एक एक करके इनके इत्तेहादी भी छोड़ते चले जाते हैं, और जब नीचे से प्रेशर बनेगा तो बिल्कुल छोड़ेंगे, बाकी लोग भी छोड़ेंगे। दूसरी बात यह है कि क्या एहतसाब का अमल जो है, सीधा 1 मिनट मुझे, क्या एहतसाब का अमल सिर्फ अपोजिशन के लिए है? क्या अलीमा खान से किसी ने पूछा है कि आपके पास पैसे कहां से आए हैं? क्या 17 इंक्वायरीज जो केपीके के अंदर है, पीपल्स पार्टी 10 साल से हुकूमत में है, 10 इंक्वायरियां चल रही, केपीके 5 साल से है, 17 इंक्वायरीज वहां पे हैं। क्या उन पे किसी का अमल दरामद हो रहा है? उनमें से किसी की गिरफ्तारी हो रही? अगर ये एहतसाब है, अगर ये इंतकाम है, तो फिर तो हम मान लेते हैं, ठीक है, सिलेक्टिव एहतसाब है। कब तक ये सारी चीजें चल सके? अच्छा, सिलेक्टिव नहीं, इंतकाम है अब तो। बिल्कुल। और एक बड़ा पॉपुलर जो इस वक्त मोटिव की बात की जा रही है, जो वजीर आज़म इमरान खान ने कल अपने खिताब में भी कहा, 24,000 अरब कर्जा जो पिछले 10 सालों में बढ़ा, और उन्होंने बड़ा मेरे ख्याल में खुल के इस बात को कहा कि जी 5 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बारी लगा ली, 5 साल PMLN ने बारी लगा ली, एक दूसरे के अफेयर से बिल्कुल आंखें मूंद ली, और करप्शन का बाजार गर्म रहा। आप इस पे क्या रद्द अमल देना चाहेंगे? नहीं, पहली बात यह है कि जो इनको करप्शन BRT जो पेशावर में बन रही है, जो 8 अरब में बननी थी, 110 अरब पे चली गई, अभी बन नहीं रही, क्या उस पर करप्शन नहीं नजर आ रही? सुनामी ट्री जिसको अब ये दरख्तों को आग लगा रहे हैं, एक के बाद दूसरी जगह पे, सवाबी में कभी किधर कभी किधर, इनको सुनामी में नहीं नजर आ रही, इनको खैबर बैंक में नजर नहीं आ रही, इनको जो एहतसाब कमीशन खोला था, इन्होंने 1 अरब रुपया खर्च किया, 1 रुपया वहां पे रिकवर नहीं किया, उसमें नहीं नजर आ रही, इनको मालम जवाब में नहीं नजर आ रही, इनको वहां पे क्यों करप्शन नहीं नजर आ रही, वहां पे क्या कर रहा है? और जहां तक ये है कि अगर कमीशन बनाना है तो कमीशन ये तो नहीं देखेगा पिछले 10 साल का, कमीशन ये भी देखेगा कि 10 साल 10 महीनों में कितना कर्जा आया है, वो किधर गया है। क्या PTI की PMLN की हुकूमत ने आखिरी महीने में ये कर्जा लिया था? और 5 अरब रुपया रोज हम ले रहे थे, 7 या 7 अरब रुपया वो ले रहे थे, क्या वो डिफॉल्ट कर गई थी गवर्नमेंट? और ये आकर 15 अरब रुपया रोज कर्जा ले रहे हैं, पूरी फिर भी नहीं पड़ रही, कर्जे पे कर्जा और कर्जा ले रहे हैं। ये तमाशा बना लिया इन्होंने। जो बाहर से डॉलरों की बारिश आनी थी, जो एक्सपोर्ट्स बढ़ानी थी, कोई चीज नहीं हुई, और सारे इशारे माइनस में चले गए। ज़राअत माइनस में चली गई, जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, स्मॉल स्केल, सारे के सारे जो इंडस्ट्री है, जो सर्विसेज है, कोई एक सेक्टर नहीं 10 महीनों में। तो आप इस बात से एग्री नहीं करते कि इमरान खान साहब अभी हमें ये कह रहे हैं, जो मौजूदा हुकूमत है वो ये कह रही है कि कड़वी गोली है, इसको वक्ती तौर पे खा लीजिए, आगे चीजें बेहतर होंगी, आपको बेहतरी नहीं आती नजर? ये झूठ बोल रहे हैं, जैसे सिद्रा, ये जैसे इन्होंने पहले तारीख में झूठ बोले हैं, वैसे ये एक और झूठ बोल रहे हैं। वो नूर जहां का एक गाना है ना कि वो कोई नवा लारा लाके सानू रोल जा,
झूठे अब एक झूठ और बोल जा, वो रोज एक झूठ और बोल जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए और इस मामले पे गुफ्तगू करने के लिए। अब देखें इस तरफ सियासत जाती है, लेकिन बजट पे गुफ्तगू करने के लिए हमने 2 और मेहमानों को अपने स्टूडियो में दावत दी है। उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या रद्द अमल है। दोनों ही, एक का मईशत से ताल्लुक है, शी इज़ एन इकोनॉमिस्ट, एंड सेकेंडली फ्रॉम द इंडस्ट्री एज अ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हमारे साथ मौजूद हैं AQ खलील साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। और आप ही के साथ तशरीफ रखती हैं डॉक्टर शाहिदा वजारत, यूर एन इकोनॉमिस्ट एंड ऑल्सो एन एकेडमिशियन। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिदा फॉर बीइंग हियर। सबसे पहले अगर आपसे ही मैं प्रोग्राम की शुरुआत करूं और यही बात करना चाहूं, डॉक्टर शाहिदा, क्या आप समझती हैं कि ये जो टैक्स नेट की बात की जा रही थी कि टैक्स बेस को ब्रॉडन करें, और अगर फौरी तौर पे देखा जाए तो कई लोगों का मानना है कि इस हमें बजट में कुछ नज़र नहीं आ रहा है, इनफैक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस मजीद बढ़ते चले जा रहे हैं, आपका क्या इस पर रिस्पॉन्स होगा? जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मैंने तो ये देखा है कि बजट में देखिए टैक्स रेवेन्यूज़ हो सकते हैं और नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ हो सकते हैं। सही। किसी भी गवर्नमेंट ने, इस गवर्नमेंट ने सिर्फ नहीं, कोई किसी भी गवर्नमेंट ने कोई कोशिश नहीं की है कि नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ से भी रेवेन्यूज़ बढ़ाए जाएं। मिसाल के तौर पे आप देखिए पाकिस्तान इतना माला माल मुल्क है, बहुत कुदरती वसाइल से माला माल है, मगर हमने हमेशा अपने कुदरती वसाइल जो हैं वो बड़ी ताकतों को, दोस्त मुल्कों को, दुश्मन मुल्कों को और फॉरेन कंपनीज़ को हम लोग बिल्कुल फ्री में दे रहे हैं। मिसाल के तौर पे नेटो को हमने अपने ज़मीनी और हवाई रास्ते मुफ्त में दिए हुए हैं, और कुछ दिन के लिए हमने सलाला का जब वाक़या हुआ था तो हमने वो बंद कर दिए थे। तो अज़रबैजान ने और एक और छोटे से मुल्क ने जो अभी 90s में आज़ाद हुआ है, उन्होंने करोड़ों डॉलर्स कमा लिए। फिर आप देखिए कि हम अपने नगर पाकर में हमारे पास चिकनी मिट्टी का एक बहुत अच्छा ज़ख़ीरा है, वो हम एक दोस्त मुल्क को फ्री में दे रहे हैं 100 साल के लिए ज़ीरो रॉयल्टी पे। फिर इसके अलावा आप देखिए कि अभी चीफ जस्टिस जो पिछले थे उन्होंने, अगर हम सोशल मीडिया की ही बात करें, आई नो कि उसके ऊपर बहुत क्लैरिफिकेशंस भी आई हैं, लेकिन 3.5 लाख टन हिमालयन सॉल्ट हम देते हैं, ये उस पे आ रही थी, सॉल्ट इज़ार असद की बात की जा रही थी। डॉक्टर शाहिदा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नंबर्स ये कहते हैं कि जो आम नमक हम इस्तेमाल करते हैं उससे 20 गुना महंगा है, पूरी दुनिया में एक रेस मचा रहा है। आप अगर मुझे जी इसके अलावा आप देखिए जो आपने बात की, मैं उस पर आने वाली थी कि हम हिमालयन नमक जो है हिंदुस्तान को हम दे रहे हैं, और बिल्कुल कौड़ियों के मोल, और हिंदुस्तान उस पर करोड़ों डॉलर्स कमा रहा है। और सुना है कि जब अभी पिछले दिनों तनाव हुआ पाकिस्तान हिंदुस्तान के ताल्लुकात में, तो हिंदुस्तान ने पाकिस्तान से और चीज़ें इंपोर्ट करना बंद कर दी, मगर नमक चूँकि वो उससे बहुत पैसे कमा रहे हैं, वो नमक इंपोर्ट करते रहे। फिर चीफ जस्टिस साहब ने वो नेस्ले का उस पर करवाया था, तो पता चला नेस्ले को हम पानी और ज़मीन भी कराची में फ्री में दे रहे हैं, लीज पे ज़मीन फ्री में दी हुई है। देखिए वो तो उस वक्त की हर दफ़ा की एक सिचुएशन होती है। फॉर एग्जांपल रीज़न बीइंग कि हम जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे थे डिस्पाइट ऑल आवर प्रॉब्लम्स। अगर आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं जिससे आपके मुल्क का कोई फ़ायदा नहीं, तो ऐसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से पाकिस्तान का कोई फायदा नहीं हो रहा। लेट्स गो टू, अच्छा मैं जरा इस पे आ जाऊं शाहिदा साहब, मैं आपके पास वापस आऊंगी खलील साहब, लेकिन यहाँ जो बात की जा रही है कि हम कौड़ियों के दाम अपना एसेट देते हैं, यहाँ आपको एक गैप हमारे अपनी इंडस्ट्री का, हमारे अपने बिजनेसमैन का नज़र नहीं आता कि वाई आर वी अनएबल टू एक्सप्लॉइट अ बिजनेस एडवांटेज? हमें ये इस तरह विदाउट वैल्यू एडिशन बाहर भेजने की ज़रूरत पड़ती क्यों है? असल में इसकी 2 बुनियादी वजूहात हैं। एक तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट के पार्ट पर जो इसकी जो कानून साजी है उसमें एक तो खलास सीधी बात है वो है, और दूसरी बात ये है कि जब हमारे यहाँ जो लोकल इन्वेस्टर्स है उसका कॉन्फिडेंस अभी तक शेक है, और बहुत सारे जो लोग हैं वो फॉरेन इन्वेस्टर्स को प्रमोट करते हैं, गवर्नमेंट भी और दीगर लोगों की भी कि इनके साथ MOU साइन कर लो, जॉइंट वेंचर ले आओ और उनकी प्रोडक्ट बेसिकली। दूसरी अब जैसे फिशरीज़ की मैं आपको मिसाल दूँ, हमारे यहाँ फिशरीज़ में ऐसे आइटम हैं जो थाईलैंड जाते हैं, वहाँ वो पैक करते हैं और उसी प्रोडक्ट को, जैसे अभी नमक की ये बात कर रही थी, वो दुनिया भर के अंदर आला क्वालिटी का करके जाते हैं, लेकिन उसमें मेड इन पाकिस्तान नहीं लिखा होता। अब बात ये है कि आप हिमालयन सॉल्ट की बात कीजिए कि आई वाज रीडिंग अ रिपोर्ट ऑन इट कि दुनिया में सिर्फ 3 जगह और सबसे बड़ा ज़ख़ीरा पाकिस्तान के पास मौजूद है, लेकिन हिमालयन पिंक सॉल्ट, बाय द वे ये हब सॉल्ट कंपनी ने इसको नाम दिया था, लेकिन उसमें भी हम पाकिस्तान का कहीं जिक्र नहीं देखते। और दूसरी कई ऐसी चीज़ें हैं कि जिसके अंदर मेड इन पाकिस्तान, अब मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि आपका प्रोग्राम का फॉर्मेट इजाज़त नहीं देता, लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तान को कई मराहिल पे मुश्किलात का सामना है।
मिसाल के तौर पे ये जो हमारा ग्रे लिस्ट वाला एक इशू है, इसको आप इतना आसान FATF का इसको आप इतना आसान न लें। हमारा ये जो IMF के साथ जो राब्ता लेट हुआ या इसके पसे पर्दा, इसमें एक ये चीज़ें भी बहुत सारी काउंट करती हैं। तो हमें तो कुछ ममालिक जो हैं वो चाहते हैं कि हम आगे भी ना बढ़ें, कुछ हमारी अपनी कोताही है, कुछ उनकी कोशिशें जो मिलकर मुसीबत हमारे लिए बन रही हैं। लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि देखें, जो एक कहते हैं ना कि वो विल ज़रूरी है एक हुक्मरानी की। जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं वो पाकिस्तान का जब सोचेंगे तो पाकिस्तान के बारे में वो बात करेंगे। अभी आप हालिया ये देखिए कि जब कराची में ड्रिलिंग हो रही थी 250 किलोमीटर दूर एक कराची मकाम पे जो हो रही थी, पाकिस्तानी कौम निहाल हो रही थी कि भाई हमारे पास अब तेल निकलने वाला है। मतलब वो बेचारे बड़े खुश थे कि चलो अब हम एक ऐसी नेमत से जो है माला माल होने वाले हैं। वज़ीर आज़म ने एक इफ्तार पार्टी में लोगों को नफिल पढ़ने का भी मशवरा दिया कि भाई अल्लाह का शुक्र है हम कामयाबी के करीब हैं। लेकिन आप देखें क्या हुआ, रिक्वेडिक में क्या हुआ, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर मैं समझता हूँ कि कौमी सोच के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा और इन वसाइल को हमको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, वरना इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। Absolutely. आप अभी बस आखिरी जुमला मेरा ये कि अभी कोल पे आपने देखा ना कि थर कोल पे कैसे काम हो गया। हम तकरीबन 20 बरस से ही कह रहे थे कि नहीं ये काम नहीं होगा, लेकिन बिल आखिर अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर काम शुरू हुआ और कुछ ना कुछ रिजल्ट्स उसके आ गए। एब्सोल्युटली खलील साहब, मैं वापस आऊँगी। देयर आर सो मेनी ब्लेसिंग्स। अगर हम अपने ज़मीन की तरफ देखते हैं, अल्लाह ताला ने नेमतों से नवाजा हुआ है, लेकिन सबसे अहम चीज़ जो शुरू में भी बात की गई थी कि इनोवेटिव थिंकिंग लानी पड़ेगी। एक तो चीज़ है कि जी हम ज़ख़ीरे के ऊपर बैठे हुए हैं, उस पर काम करें, उस पर वैल्यू एडिशन हो, लेकिन जो दूसरे नॉन ट्रेडिशनल रेवेन्यू अर्निंग मैकेनिज़म्स हैं जिसका जिक्र यहाँ पे डॉक्टर शाहिदा ने भी किया, वो भी उतने ही अहम है आज की इकोनॉमी के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वील बी राइट बैक। बहुत सारे पेन पॉइंट्स आ जाते हैं जब हम पाकिस्तान की इकोनॉमी को डिस्कस करते हैं। एंड आई गो बैक टू द टाइम जब मैंने कोई 7-8 साल रेगुलर एवरी ईयर आई वाज डिबेटिंग द फेडरल बजट, यानी उससे जो पहले प्री बजट डिबेट्स होती थी और उसके बाद जो रिएक्शंस आते थे। एंड ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें जो मेरे ख्याल में गुज़िश्ता 10 सालों से हम करने की कोशिश कर रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा आगे बढ़े नहीं हैं। आज भी टैक्स नेट को बढ़ाने की बात की जा रही है, टैक्स बेस को बढ़ाने की बात की जा रही है, एग्रीकल्चर को टैक्स करने की बात की जा रही है। हालाँकि हम मज़ीद हमारी एक्सपोर्ट्स, चाहे वो टेक्सटाइल में हो, चाहे वो ज़रूरी एक्सपोर्ट्स हो, सब की सब हमने देखा है कि उसके अंदर एक डिक्लाइन आया है। खलील साहब से जो हम बात कर रहे थे ऑफ द कैमरा एंड ड्यूरिंग द ब्रेक, हमने बात ये की कि क्या वजह है कि दुनिया भर के ममालिक में अगर करप्शन होती है या आपको लगता है कि आपने टैक्स काट लिया है, आप अपनी इनकम को डिक्लेयर नहीं कर रहे, तो वो जो एक्स्ट्रा स्टैश कलेक्ट होता है वो आप दोबारा अपने ही मुल्क में इन्वेस्ट करते हैं। जबकि पाकिस्तान में सरमायाकारों की शायद ये रविश रही है और ये कोशिश भी रहती है कि जो पैसा जमा हो गया उसको फौरी तौर पर मुल्क से बाहर ले जाया जाए। अली साहब, इसकी क्या वजह है और इसको कैसे हम रिवर्स कर सकते हैं? बात असल में इसकी बुनियादी वजह एक तो ये है कि जो ट्रस्ट डेफिसिट है ना बिटवीन दी टैक्स अथॉरिटीज़ एंड द गवर्नमेंट्स, वो बहुत ज़्यादा उसको कभी कोशिश ही नहीं की गई कि इसको बेहतर किया जाए। अभी शब्बर जैदी साहब जैसे आए हैं और ये चैम्बर जब तशरीफ़ लाए तो उन्होंने कहा कि मैं इसी गैप को जो है वो ख़त्म करने के लिए आया हूँ। लेकिन आप ये देखें कि एक वज़ीर आज़म यानी 10 महीने या 12 महीने पहले या 14 महीने पहले एमनेस्टी स्कीम को ये कह रहा था कि ये अगर आई या नाफिज की गई तो हम गवर्नमेंट में आने के बाद ख़त्म कर देंगे। जब वो गवर्नमेंट में आए और वो एक एमनेस्टी स्कीम ले आए, अब सोचने वाला ये सोच रहा है कि यार आदमी तो एक ही है। अब इसने 10 महीने पहले 12 महीने पहले जो स्टेटमेंट दिया था और आज दिया था, मुझे कौन सा चूज करना है? आपको नहीं लगता कि ये हो सकता है मशावरत के बाद या इंडस्ट्री से या बाकी वॉइसेस ने उनको इन्फ्लुएंस किया? बात ये है कि हमने तो ये डिमांड गवर्नमेंट के साथ पहले भी तो मसला है, लचक ना हो तो नहीं, मैं तो कॉन्फिडेंस की बात कर रहा हूँ, मैं आपकी बात से इत्तेफाक कर रहा हूँ, लेकिन जनरल पब्लिक के लिए कह रहा हूँ कि उसके जहन में ही सवाल उठता है। सही बात ये है कि एमनेस्टी स्कीम या ये जो असासों को डिक्लेयर करने की इसकी नौबत क्यों आई? हमको फिर मैं अगेन वही कहूँगा कि हमारे कानून जानबूझ के इतने कमज़ोर बनाए जाते हैं और बनाने वालों के पीछे कोई डिज़ाइन है उनके जहन में कि जिन्होंने अपनी दौलत भी बाहर भेजनी है, ब्यूरोक्रेट्स ने भी भेजनी है, स्टेट्स के, और वो जो एक्टर्स हैं ना वो सारे के सारे वो रोल प्ले करते हैं। और हम, अब मैं मिसाल के तौर पे 2 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी का ख़रीदता हूँ, उस 2 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को मेरी डिक्लेरेशन होती है 15 लाख रुपए की।
अब मेरे पास, मैं लेना भी चाहता हूँ, हमने कराची चैम्बर की बिल्डिंग खरीदी, ये आपको मैं बिल्कुल एक ऐसा वाक़या सुना रहा हूँ। वो बिल्डिंग हमने 47 करोड़ रुपए के अंदर खरीदी। हमने कहा हम तो पूरी कीमत देंगे, इसलिए कि हम इदारा हैं, हम फर्द तो है नहीं कि कल कर किसी ने हम पे इल्ज़ाम लगा दिया कभी पैसे तुम कहाँ ले गए। तो लोग जगह देने को तैयार नहीं थे कि यार ये वाइट मनी हम कहाँ रखेंगे। फिर हमसे क्वेश्चन ये हुआ कि जी आप इसके ऊपर जो स्टैम्प ड्यूटी देंगे वो बहुत ज़्यादा है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। हमने कहा नहीं हम तो ये करेंगे। तो आखिर हमें मिल गई ज़मीन भी, लेकिन हमने पूरे पैसे दिए, पूरी डिक्लेयर्ड वैल्यू की। अब अगर आप मौजूदा सिस्टम में देखें तो प्रॉपर्टी के अंदर हर आदमी जनरेट करता है ब्लैक मनी, हर आदमी जो कुछ, चाहे वो छोटा प्लॉट बेचे चाहे वो बड़ा प्लॉट बेचे। अब ये ब्लैक मनी जमा होते होते 50 साल के अंदर उसके पास एक असासा बन गई। अब इस असासे को अगर वो पाकिस्तान में है तो वो चलें किसी इंडस्ट्री में कहीं लगा देता है, और अगर उसने उसके फैसला ये कि मेरे बच्चे बाहर बैठे हैं, मेरे मुस्तकबिल मेरा बाहर में, वहाँ कोई मैं इन्वेस्ट कर दूँ या मैं ये कर दूँ, वो कहता है इसको बाहर निकाल दो। अब उसके लिए वो कैसे निकाले, हुंडी से जाए, हवाला से जाए या फिर टीटी से जाए। तो उसके लिए जो 92 में कानून बदला और कानून बदल के उसको फ्रीज किया, और फ्रीज करने के बाद जी, और उसको जो सिस्टम अडॉप्ट किया, आप अदालतों में साबित ये नहीं कर सके कि जी ये मनी लॉन्ड्रिंग उस वक्त थी या ये अंडर द लॉ थी। स्टेट बैंक बैठा है, स्टेट बैंक के, आप मुझे एक बात बताएं, इनकी क्या नज़र से कोई चूक ऐसी हो सकती है कि यहाँ से पैसा जाए इनको पता ना हो? उस वक्त एक्शन क्यों नहीं हुआ? आज अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं कमीशन, मतलब गवर्नमेंट कहती है कि हम बनाएंगे और हम ये सारी चीज़ें पता करेंगे, तो भाई उस वक्त भी तो ये इदारे मौजूद थे। टाइमली एक्शन क्यों नहीं लिया जाता, उस वक्त क्यों नहीं पूछा जाता? यानी अक्सर ऐसा फील होता है जैसे हम लकीर पीटते रह जाते हैं और ठीक हो जाती है। दूसरी एक बात ये है कि आप ये देखें कि गई हुई दौलत को वापस लाना कोई इतना आसान नहीं है। अच्छा, एक ये सवाल मैं आपसे करना चाहती थी, खुसूसन जो ये वज़ीर आज़म के खिताब में इसका हवाला दिया गया कि हमने तमाम सफारती चैनल्स को यूज़ किया है डॉक्टर शाहिदा, और ये पता लगाया है कि पाकिस्तानी पैसे से कितनी कितनी प्रॉपर्टीज़ यानी दोस्त ममालिक में और दूसरे ममालिक में ख़रीदी गई है। ये इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास आ जाएगी, लेकिन अगर शहरी वहाँ पे रहते हैं, जैसे अगर हम नवाज शरीफ साहब के साहबजादों की ही बात करें, वो ना आने को तैयार है, ना हम उनको किसी लॉ के तहत ला पा रहे हैं। अगर हमें ये पता भी हो कि वहाँ पे कितनी दौलत है, कोई सफारती चैनल हमारे पास मौजूद है इस तरह का जिससे ये दौलत वापस आ सके पाकिस्तान? देखिए, एक दफ़ा कुछ अर्सा पहले स्विस गवर्नमेंट ने ये फैसला किया था कि वो मतलब अगर प्रूफ कर दिया जाए कि ये पाकिस्तान से ये दौलत गई है और करप्शन में, तो उसको वापस देने में मदद करेंगे। इसके अलावा आप देखिए एक क्या वजह है कि और मुल्क जो सब कुछ कर लेते हैं वो हम नहीं कर पाते हैं। इससे आपको सोचना होगा कि क्या वो क्या वजह है जो पाकिस्तान के इदारे वो सब कुछ नहीं कर पाते हैं जो और मुल्कों के इदारे कर लेते हैं। मेरा ख्याल में हमें ये चाहिए, मेरी ज़ाती राय ये है कि जो पैसा बाहर गया है इसमें इस वक्त जो पकड़ धकड़ हो रही है, और आप देखिए मईशत के हालात भी इस वक्त बिल्कुल इसके जो बदहाली है वो क्लाइमेक्स पे पहुंची हुई है, और जो सियासी वो है वो भी क्लाइमेक्स पे पहुंच रहा है। और फिर इस तरह के आप देखिए जो मुल्क में सियासी और हालात हैं, सरहद में, KPK में वगैरह, वो सब एक ही टाइम पे पहुंच रहे हैं क्लाइमेक्स पे। तो आपको ये देखना होगा कि इसकी क्या वजह है कि ये सब एक टाइम पे जो क्लाइमेक्स पे पहुंच रहे हैं, तो इससे बहुत मुल्क के लिए बहुत ख़तरात हो सकते हैं। तो मेरी ये राय है कि जब हमें अगर पता है, प्रूफ है कि हमारे ये जो लोग हैं सियासतदान हों, मगर मेरा एक और भी ख्याल है कि सिर्फ सियासतदानों पे फोकस ना करें, सब पे फोकस करें। सियासतदान भी, ब्यूरोक्रेट्स भी, टेक्नोक्रेट्स भी, यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल्स। मैं मुकम्मल कर एक सेकंड, सॉरी डॉक्टर शाहिदा, यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है, यही बात सारे लोग कहते हैं कि जी लेकिन शुरुआत कहीं से तो करनी पड़ेगी। जब भी शुरुआत होती है तो लोग कहते हैं कि ये सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी हो रही है। लेकिन खलील साहब, माई क्वेश्चन टू यू वुड बी कि लुकिंग एट दिस बजट, डू यू सी अ सिल्वर लाइनिंग? यानी जिस तरह कहा जाता है ना, वजीर आजम कराची से, तो उन्होंने कहा कराची पे फोकस होगा, दिस इज योर बिजनेस एंड योर इकोनॉमी हब, एनीथिंग फॉर कराची, एनीथिंग फॉर द इकोनॉमी डायरेक्टली। जी बिल्कुल, कराची के लिए उन्होंने रकम रखी है, और मुझे उम्मीद है कि कराची को उनकी प्रायोरिटी रहनी भी चाहिए। उसकी वजह ये है कि कराची ने उनका भरपूर साथ दिया इलेक्शन के अंदर, और इसी उम्मीद के साथ दिया कि कराची को डेवलप किया जाएगा। सही। लेकिन बड़ी बदकिस्मती ये है कि जो हमारी सूबाई गवर्नमेंट है और वफाकी हुकूमत है, इनके दरमियान कोऑर्डिनेशन नहीं है। इनकी स्कीमों की तरजीहात कुछ और होती हैं और इनकी तरजीहात कुछ और होती हैं। मसलन रेलवे लाइन की मैं आपसे सर्कुलर रेलवे की बात करूँ, 100 दफ़ा जिक्र हुआ कि जेट्रा इसको बनाएगा, फिर उसके ऊपर ये हुआ कि जी प्रॉब्लम है, फिर फंड का प्रॉब्लम, अब उसमें 0 पॉइंट समथिंग पे उसको लोन मिल रहा था, उसको अवेल नहीं किया गया।
तो हमारे यहाँ ये जो हर्डल्स हैं लॉलीपॉप देने के, और कराची में अगर देखें, मैं आपको साफ बात बता दूं, जरदारी साहब की गिरफ्तारी के बाद आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या रद्द-ए-अमल? जैसे अभी बात हो रही थी चौधरी साहब की कि बिकॉज सिंध में इनकी हुकूमत है, क्या सिंध के हुकूमती उमूर इससे इफेक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए पॉसिबल, क्योंकि वो बात ये है कि उनकी पार्टी के हेड हैं, सारा उनके हाथ में निज़ाम है, तो वो हो सकता है उसमें यानी रिएक्शन मुमकिन है। मैं कहता हूँ पॉलिटिक्स को ज़रा थोड़ा सा हम साइड में रख के बात करें, तो हम ये देखें कि कराची के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है, चाहे किसी की भी गवर्नमेंट हो, चाहे इवन इनकी फेडरल में गवर्नमेंट थी, उस वक्त भी कराची को कुछ नहीं मिला। तो मैं तो ज़ाती तौर पर ये कहता हूँ कि अगर आप 70% टैक्स यहाँ से वसूल करते हैं तो कम से कम ये जहन में रखें कि उसकी इन्वायरमेंट के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। आप इंडस्ट्रियल एरियो में माशाल्लाह गई हैं, ख़ुद भी आपने देखा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह, सड़कें वहाँ नहीं है, पानी वहाँ नहीं है, गैस वहाँ नहीं है, और उसके ऊपर फिर ये कि जो आपके डिस्क्रिमिनेशनरी पावर्स हैं ऑफिसर्स के, उस पर नोटिस, रिश्वतें, ये चीज़ें करने में फिर हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ रही है, उससे हम सारी दुनिया के अंदर इफेक्टिव हो रहे हैं। जो कहा जा रहा है कि एक्सपोर्ट बढ़ाएं कैसे, एक्सपोर्ट्स का वो जो एक आपका एक कंपेटिटिव एडवांटेज होना चाहिए, जो आपके पास अपॉर्चुनिटी थी, उसमें भी लग रहा है कि इस वक्त अ लॉट ऑफ स्ट्रगल इज देयर। लेकिन बहरहाल जी, अगेन कीपिंग अ फ्यू थिंग्स इन माइंड, जिस तरह के भी कहा जा रहा था, मिनिमल वेज को डिस्कस करेंगे, 17,500 रुपये पे रखी गई है। ये किस हद तक मुमकिन है कि एक ख़ानदान का 17,500 रुपये में गुजारा हो, इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और यकीनन हम बात कर रहे हैं कि अगर मिनिमल वेज 17,500 रुपये हो तो एक आम आदमी का सर्वाइवल उसमें किस तरह मुमकिन है। खलील साहब, सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि जो बुनियादी ज़रूरियात होती हैं, जिसमें आप रोटी कपड़ा मकान के अलावा बात अगर की जाए, हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, 17,500, यानी इज़ द गवर्नमेंट स्टेपिंग इन? क्या सप्लीमेंट इन लोगों के पास मौजूद होगा? बात यह है कि जो इन्फ्लेशन का अभी फिगर चल रहा है जी, उसके हिसाब से तो मैं ये समझता हूँ कि ये 13, 14, 15% तक इन्फ्लेशन मज़ीद आएगा। अब जैसे चीनी है मिसाल के तौर पे, ये तो आपको पता है हर एक की ज़रूरत है, ये कोई सिर्फ कोल्ड ड्रिंक में इस्तेमाल नहीं होती, बहुत सारी जगह इस्तेमाल होती है और हर आदमी की ज़रूरत है। एडिबल ऑयल है और इस किस्म की खुश्क दूध है, फार्मास्यूटिकल्स हैं, ये सारी वो चीज़ें हैं जो आवाम के इस्तेमाल की चीज़ें हैं। और इसके ऊपर क्योंकि इम्पैक्ट, कल बजट आया, आज सुबह बजट के साथ साथ वो इम्पैक्ट नहीं आएगा, एक हफ्ते में, 1.5 हफ्ते के अंदर कई जगह तो फौरन आ रहा है। आप सुपरमार्केट्स में जाइए, आपको रातों रात लग रहा है कि प्राइसेस बदल गई हैं। जिस पे आ गया है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस पे आएगा जी। तो जब ये उसकी जो जेब है उसके अंदर तनख्वाह नहीं होगी और ये इस किस्म के मसाइल होंगे तो फ्रस्ट्रेशन बहुत बढ़ेगा, और फ्रस्ट्रेशन जब बढ़ेगा तो उसके नतीजे के अंदर, अल्लाह मुझे माफ़ करे, ख़ुदकुशी की वारदातें भी बहुत होती हैं। एक इंसान जब कुछ नहीं कर पाता, वल्नरेबल तबका है ना, तो आप देखें कि उसको खुदा ना खास्ता आप किसी भी तरह वरगला भी सकते हैं, वो स्ट्रीट्स पे भी आ सकता है, क्रिमिनल एक्टिविटी भी बढ़ सकती है। लेकिन सवाल फिर यही पैदा होता है, डॉक्टर शाहिदा आप क्या समझती हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस पे आप बात करना चाह रही थी, वो जिस तरह बढ़े हैं 17,500, आई एम स्टक ऑन दैट फिगर ओनली। एक आम आदमी के लिए सर्वाइवल इस तनख्वाह में मुमकिन है, आप समझती हैं? व्हाट इज़ योर कैलकुलेशन? चीज़ है कि 17,500 में सर्वाइवल है या नहीं है, और दूसरा सवाल ये है कि किस हद तक मिनिमम वेज को इम्प्लीमेंट किया जाता है। 17,000 भी उनको मिलेगी जो बहुत खुशकिस्मत होंगे, वरना बहुत से लोगों को ऐसी जॉब्स मिलेंगी, वो कहेंगे कि आप ये फॉरगो करें, 10,000 में कर लें तो आपको नौकरी मिल सकती है। और करने वाले बहुत होंगे, बिकॉज़ आपके पास एक इन्फ्लक्स है लोगों का जिनके पास नौकरी नहीं है। तो मैं एक तो ये कहना चाह रही हूँ, दूसरे मैं बात करना चाह रही हूँ टैक्सेशन का, जो इसमें है टैक्सेस लगाए। गवर्नमेंट ने कोई भी कोशिश नहीं की है कि दौलतमंद तबकों को टैक्स नेट में लाया जाए। मिसाल के तौर पे एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स की हम बात कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जो हमारी स्टॉक एक्सचेंजेस में दौलतमंद लोग हैं उनको भी टैक्स नेट में नहीं लाया गया, जिस तरह उनको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो। आप देखिए कि सारे टैक्सेस जो लगाए गए वो खाने पीने की अशिया पे लगाए गए, गोश्त पे और तेल पे और चीनी पे। आप पर्सनली बिलीव करती हैं इस बात पे कि नॉन फाइलर्स के लिए पहले एक बहुत ही स्ट्रिक्ट रिजीम थी, उनसे कहा जा रहा था ना वो 1300 से सीसी गाड़ी से ऊपर ले सकेंगे, ना प्लॉट मुकम्मल कर लेंगे। जो मैं मैं ये कहना चाह रही थी कि इसकी वजह से ये हो रहा है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत बढ़ रहे हैं।
और ऐसा लगता है कि हुकूमत ने तहैया कर लिया है कि वो ना तो नॉन टैक्स रेवेन्यू से रेस करेगी रेवेन्यूज़, ना टैक्स दौलतमंद लोगों पे टैक्स लगा के करेगी, बल्कि आम मिडिल क्लास लोगों से उनका निवाला भी छीन के टैक्स वो दिया जाएगा, डेट सर्विसिंग की जाएगी। तो एक तो ये है मेरा कहना। इससे टैक्स सिस्टम भी बहुत रिग्रेसिव हो रहा है, इससे गुर्बत बहुत बढ़ेगी। जहाँ तक सिगरेट और कोल्ड ड्रिंक्स का ताल्लुक है, ये भी आम लोगों पे इसका असर पड़ेगा, मगर यू कैन जस्टिफाई दैट क्योंकि ये सेहत के लिहाज से अच्छे रहेंगे कि ये सेहत आमा के लिए ये चीज़ें मुज़िर हैं, तो उस पर मैं इतना मुझे इतराज़ नहीं है। आपका क्या सवाल था उसके अलावा जो आपने पूछा था? आपकी बात मुकम्मल हो गई इस हवाले से? जी, मैं पूछना ये चाह रही थी कि आपने जिस तरह कहा कि मिडिल क्लास को मजीद स्क्वीज़ किया जा रहा है, इज़न्ट दैट ऑल्सो वेरी ब्लैंकेट स्टेटमेंट डॉक्टर शाहिदा? बिकॉज पिंच तो फील कर रहे हैं, जो इस वक्त बात हो रही है, इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, जो बिजनेसमैन है, स्पेशली यहाँ पे अगर इंडस्ट्री की बात की जाए, वो तो फील कर रहे हैं पिंच को। तो आप कैसे कह सकते हैं कि दौलतमंद तबके को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा? ये इंडस्ट्री पे तो हमेशा से टैक्सेस रहे हैं। मैं इंडस्ट्री की बात नहीं कर रही थी, मैं स्टॉक एक्सचेंजेस की बात कर रही थी, मैं एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स की बात कर रही थी, मैं उन लोगों की बात कर रही थी जो 2-2 हज़ार गज के घरों में रहते हैं और बहुत मतलब उनको तो इस टैक्स से ये जो टैक्सेस बढ़े इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस बात से मौक़िफ़ से एग्री करते हैं कि उनको टैक्स नेट में नहीं लाया गया या उनकी ज़िंदगी पे कोई असर नहीं पड़ेगा? जो जिनकी जिक्र ये कर रही हैं मैं उससे तो इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन एक काम ये किया इन्होंने कि अब इनकम टैक्स स्लैब को जो पिछली दफ़ा मिफ्ता इस्माइल साहब 12 लाख रुपए करके गए थे, इन्होंने वापस 6 लाख रुपये 6 लाख पे ले आए। अब 6 लाख रुपये को महीने पे लेके जाएँ, कितना बनता है? 50,000 रुपया। 50,000 रुपये की इनकम पे एक आम आदमी का, 17,000 वाली की तो हमने डिस्कस कर ली ना, अब हम ज़रा थोड़ा सा ऊपर आ जाए। 50,000 रुपये वाले आमदनी के आदमी जिसके पास 25,000 रुपये महीने का घर हो, तो उसकी 25,000 रुपये रह गए। उस 25,000 में उसने घर गृहस्थी भी चलानी है, बिजली गैस सब कुछ करना है, बच्चों के स्कूल की फीस भी देनी है और फिर टैक्स भी देना है उसे। तो मेरा ख्याल है ये जो स्लैब गवर्नमेंट ने किया है, एक तरफ तो वो कहते हैं हमने आवाम पे कोई बोझ नहीं डाला, जितना आप मार्केट को समझते खलील साहब, ये वाले सारे जो स्टेप्स लिए गए हैं, क्या आपको लगता है कि जो हमारी ये कोशिश रही है कि आप इसको डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी में चीज़ों को लेके आएँ, क्या आप समझते हैं कि इससे रास्ते मजीद खुल जाएंगे? फॉर डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का मैं बहुत ज़्यादा हामी हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस मुल्क के अंदर खुदा करे वो दिन आए कि सब कुछ डॉक्यूमेंटेड हो जाए, ताकि हमारा टैक्स टू GDP रेशो भी अच्छा हो जाए, हम एक महज़्ज़ब कौम के तौर पर जाने पहचाने जाएं। लेकिन मैं क्या करूं कि मेरे जो हुक्मरान हैं, जो मेरे लिए कानून बना रहे हैं, जो असेंबली के अंदर बैठे हैं, वो NTN तक नहीं रखते हैं, उनसे मैं ये तवक्को करूं। यानी ये बिल्कुल ऐसी बात है कि एक मुअज्जिन मस्जिद में अजान दे के अपने घर चले जाए, बाकी से क्या तुम नमाज़ पढ़ लो। हम तो परेशान इस बात पे हैं कि आप उस मुल्क में डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं, आप करें, लेकिन उसके लिए कोई शऊरी कोशिश भी तो करें। देखिए मैं आपको बताऊं, मैकेनिज्म जो है इस वक्त हमारा, उसमें मैं कहीं से भी बच के नहीं निकल सकता। शनाख्ती कार्ड मेरा जो है वो मैं जब प्रॉपर्टी खरीदूं तब भी, मैं ट्रैवल करूं तब भी, मैं कोई चीज़ खरीदूं तब भी, मेरे लिए वो डॉक्यूमेंट और आपके लिए वो मेरा असासा है। नादरा आपके पास वही आपकी आइडेंटिटी है। बिल्कुल। आप क्यों नहीं मुझसे पूछते कि भाई तुमने 20 ट्रैवल किए हैं, तुम्हारा टैक्स तो ये बता रहा है, तुम्हारे पास मर्सिडीज गाड़ी है, तुम्हारे पास लाइफस्टाइल और आपकी आमदन मैच नहीं कर रही है। बिल्कुल। अब क्या कहानी है? कहानी ये है कि ये कुछ उनको भी चाहिए, ये मराहत उनको भी चाहिए। अगर वो मुझसे पूछेंगे तो कोई कल उनसे भी पूछेगा। तो उसके नतीजे में डॉक्यूमेंटेशन की बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन अमली तौर पे नहीं होती। मिसाल के तौर पे हमारे सेल टैक्स में 3% जो इन्होंने लगाया हुआ है कि नहीं, नॉन फाइलर अगर आप हैं तो 3% एडिशनल दे दें, सिस्टम में आप रहें। हमारी इस वक्त इकोनॉमी का अगर साइज़ आप देखें तो उसमें जो नॉन डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का जो फिगर है, जिसकी वजह से तकलीफ़ें हो रही हैं, जिसकी वजह से चीखें निकल रही हैं, ये बेनामी अकाउंट भी उसी का पार्ट है। उसमें पैसा इस कदर है कि उसको अगर कोई वापस ले ले या डिक्लेरेशन में जाए, जैसे कि कहा जा रहा है कि आप उसको डिक्लेयर कर दो, तो ये एक ऐसा स्टेप है जिसको इतनी आसानी से ना कोई डाइजेस्ट कर सकेगा और ना कोई इतने जल्दी डिक्लेयर करने जाएगा, उसको 100 दफ़ा सोचना पड़ेगा। सब बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ख़वातीन खाना जो घर में बैठी हुई हाउस वाइफ्स हैं, उनके नाम पे कितना पैसा निकल के आया है, अकाउंट्स उन्हीं के पास है। बड़ी एम्पावर्ड है ख़वातीन तो यहाँ पे। मैं तो पाकिस्तान में कहता हूँ कि इसमें मर्द बचा मजलूम नजर आएगा। डॉक्टर शाहिदा आप क्या कहेंगी? यानी मेरे ख्याल में अभी तक तो ये सिर्फ तजावीज़ दी जा रही थी कि किसी भी साइंटिस्ट से, किसी भी डॉक्टर से ज़्यादा एक घर को, खानादारी को, उमूर खानादारी को देखने वाली जो खातून है उसकी भी तनख्वाह
तनख्वाह मुकर्रर करनी चाहिए, लेकिन जो बैंकों में असासे देखे गए हैं पता चला कि सब कुछ असासा बीवी के नाम पे रखा हुआ है। जी हाँ, वो तो हालात की नज़ाकत के तहत रखा गया और मेरा नहीं ख्याल है कि उससे ख़वातीन के स्टेटस पे कोई असर पड़ेगा, बिकॉज कंट्रोलिंग अथॉरिटी तो मर्द की ही होगी ऑफ कोर्स। लेकिन कहने के लिए सिर्फ ये बात समझने की हद तक तो बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे कॉन्वर्जेशन लगी। लेकिन आप क्या समझती हैं, एक ज़माने में हम मुझे याद है कि अगर हम पिछले 7 सालों की तरफ देखें तो मुशर्रफ एरा में लोग कहते थे कि जी हमें शायद सर्विसेज की तरफ अपने मिक्स को बेहतर करना चाहिए। वो IT की भी बूम का टाइम था, बैंकिंग सेक्टर में चेंजेस आ रहे थे, टेलीकॉम में चेंजेस आ रहे थे। इट वॉज अ वाइब्रेंट टाइम। देन वी हिट अ टाइम जब जरदारी साहब की हुकूमत थी तो पूरी दुनिया में रिसेशन आया और फूड इन्फ्लेशन एंड फूड सिक्योरिटी वाज अ प्रॉब्लम। फिर अगेन नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में हमेशा की तरह बड़े हाई प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए, चाहे उसमें मोटरवेज हों, बाकी चीज़ें हों, मेट्रो बसेज हों। इस वक्त आपको फोकस क्या नज़र आता है? व्हाट पार्ट ऑफ द इकोनॉमी आर वी फोकसिंग ऑन एज पर दिस बजट? आई थिंक वी आर नॉट फोकसिंग ऑन एनी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। मेरे ख्याल में हमारी पूरी कोशिश ये है कि हम बड़े पैमाने पे रिसोर्स मोबिलाइज कर सकें ताकि हम डेट सर्विसिंग कर सकें। पिछली सारी हुकूमतों की, इस हुकूमत के साथ साथ ये भी हुकूमत एंड ऑल दी अदर गवर्नमेंट्स, उन सब की ये कोशिश होती है जैसे ही वो आते हैं पाकिस्तान के अवाम के लिए कुछ करना उनकी वो नहीं होती है प्रायोरिटी। उनकी ये होती है कि वो जल्दी से पैसे इकट्ठा करें ताकि डेट सर्विसिंग में डेट सर्विसिंग कर सकें। तो इस हुकूमत की भी यही है। थैंक यू डॉक्टर शाहिदा एंड थैंक यू खलील साहब फॉर बीइंग हियर। वक्त हमारे पास कम था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड आई थिंक दिस इज समथिंग प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ऑल्सो एडमिटेड। उन्होंने कहा कि हम जब पावर में आए तो हमारे सामने ये सिचुएशन थी कि डेट सर्विसिंग वॉज प्रॉबली इम्प्रॉबेबल और हमें ये खतरा था कि कहीं पाकिस्तान डिफॉल्ट में ना चला जाए। इन 10 महीनों की काविशों से एंड हिज परस्पेक्टिव ऑन द बजट इज़ कि ये उनके विजन की अक्कासी करता है, ये मुल्क को स्टेबलाइज करेगा और इवेंचुअली हमें वो ब्रीदिंग स्पेस देगा जब हम डेट सर्विसिंग की तरफ जाके कुछ और चीज़ों के बारे में सोच सकें। उम्मीद तो यही है कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी और एहतसाब का अमल जिसको कड़ा करके मेरे ख्याल में हमें तकवीयत मिल रही है, हम वैसे अपने आप को बड़ा खुश महसूस कर रहे हैं, लेकिन इसका असर मईशत पे क्या होगा वील नो इन द कमिंग डेज। इसके साथ ही मुझे यानी सिद्रा को इजाज़त दीजिए, आपसे कल फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।